हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। एकेडमिक मैथ सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में पहला टॉपिक होगा हमारा ट्रायंगल। आज हम लोग ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर अपडेट वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। तो हम ये जान लेते हैं कि ट्रायंगल होती क्या है। हम लोग पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल क्या होती है, त्रिभुज क्या होता है। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को, जो तीन रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की जो वैल्यू होगी, एंगल ए, एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम आपसे पूछें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो शायद आप लोग पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच बात है कि आखिर में ये 180 डिग्री त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग कैसे होता है। अगर इस क्यू का जवाब हमें मिल जाए तो इस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाएगा। हम चाहे जो भी चीज़ पढ़ें, चाहे जिस टॉपिक को पढ़ें, अगर उसमें क्यू लगा देते हैं तो क्यू से उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ हम पढ़ें उसको क्वेश्चनिंग करके पढ़ें, क्वेश्चन करके पढ़ें। आखिर में आया तो क्यों आया, क्यों आया तो कैसे आया। इन सभी चीज़ों का अगर हम अध्ययन करेंगे, नॉलेज कोशिश करेंगे जानने का, तो वो टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर में किसी भी त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक, आइए देखते हैं। इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कोई एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, और इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्स लाइन अगर कट करते हुए जाती है तो इस ट्रांसवर्स लाइन पर बने हुए अपोजिट एंगल, ठीक, इस ट्रांसवर्स लाइन पे ये जो हमारी तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बने हुए जो कोण होंगे, दोनों तरफ मतलब अपोजिट साइड में, ठीक, अपोजिट साइड में बने हुए जो एंगल होते हैं उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एकांतर कोण। ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, हम अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं, ना कि इसके जस्ट बगल वाले, ये भी तो अपोजिट है। ठीक, दोनों लाइन का अपोजिट है, लेकिन ये हमारा अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर दूसरा, वो भी अपोजिट साइड में, इसी साइड में नहीं। लाइन के एक ही साइड की बात हम नहीं कर रहे हैं, लाइन के अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में जो हमारा अल्टरनेट एंगल होगा कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल। और दोनों अपोजिट एंगल जो होंगे, इस ट्रांसवर्स लाइन के दोनों अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। और दोनों अल्टरनेट एंगल यदि हम इसका नाम दे देते हैं, पहले वाले का नाम हम देते हैं ए और दूसरे वाले का नाम दे देते हैं बी, तो दोनों जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे, एंगल ए और एंगल बी, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। अब अपोजिट एंगल इस जो है ट्रांसवर्स लाइन पर दो होंगे, एक तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो गया, दूसरा का एक होगा हमारा इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर, एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। ठीक, जो बाहर की तरफ होते हैं उसको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम दूसरी चीज़ क्या बताने वाले हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, यदि कोई एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है सदैव 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर किसी सरल रेखा पर कोण होगी तो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ हमने बताया, अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ हमने बताया कि सरल रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको सॉल्व करना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। उसको डिराइव करने के लिए हम आपको इन सभी बातों को बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरी चीज़, एक होता है हमारा बाह्य कोण। ठीक, बाह्य कोण क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। बाह्य कोण, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं, बाह्य कोण आपको समझाते हैं। दो चीज़ें आपको हमने समझाया, हो सकता है समझ में आया हो। बाह्य कोण क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए बी सी। ये तीनों क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। कौन से कोण है, अंतःकोण है।
अब हम लाइन BC को यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, लाइन BC को हमने क्या कर दिया और आगे बढ़ा दिया। जब लाइन BC को हमने आगे बढ़ाया तो पॉइंट C पर, बिंदु C पर एक और कोण जनरेट हो गया, एक और कोण हमको मिला। इस कोण को हम कहते हैं बाह्य कोण। इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, ये बाह्य कोण, बाहर बना हुआ कोण। अब ये बाह्य कोण का वैल्यू कितना होता है, बाह्य कोण की मान कितना होती है, कि जो बाह्य कोण होता है पॉइंट C पर बना हुआ बाह्य कोण, ये हर एक पॉइंट पे बन सकता है। अब हम लाइन BA को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक हमारा बाह्य कोण, इसी तरह हम CA को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन जाएगा, इसी तरह B को आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट B पर बाह्य कोण बन जाएगा। अब ये बाह्य कोण की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ये बाह्य कोण की वैल्यू होती क्या है, मान लीजिए पॉइंट C पर जो हमारा बाह्य कोण बना है, इस बाह्य कोण की वैल्यू किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, जिस शीर्ष पर बाह्य कोण बनता है उस शीर्ष को छोड़ करके बाकी जो दो शीर्ष बचते हैं त्रिभुज के, बाकी जो दो शीर्ष बचते हैं त्रिभुज के, उसको बोलते हैं अंतः अभिमुख कोण। त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोण बोला जाता है। शेष दो कोण जो बचते हैं त्रिभुज के, उन दोनों कोणों का योग। तो हमारा दो कोण कौन सा बचा है, एक कोण A और एक कोण B, दो ही एंगल बचते हैं, एंगल A और एंगल B। तो किसी भी बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है, जिस शीर्ष पर बनती है, जिस वर्टेक्स पे बनती है, उस वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी त्रिभुज के बचे हुए दो वर्टेक्स पे बने हुए कोणों को योग के बराबर होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ रिमेनिंग टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जो दो एंगल बचते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उन दोनों वर्टेक्स के एंगल के सम के बराबर होता है। तो पॉइंट C पर आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट C पे तीन एंगल बन चुके हैं। एक एंगल हमारा क्या है, एंगल C, जो कि त्रिभुज के अंदर की तरफ है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगल C। और इस पूरे बाह्य कोण की जो वैल्यू आ गई हमको, क्या आ गया, एंगल A प्लस एंगल B। अगर हम इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, किसी भी सीधी रेखा पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर या किसी भी सीधी रेखा पर जो बना हुआ कोण होता है, टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस पॉइंट C पर जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये पूरा 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, इन तीनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। और यही जो तीनों कोण हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, यही त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होती है। हमें क्यों का जवाब मिल गया। क्यों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों की योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक तो ये मेथड हो गया बताने का, बहिष्कोण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अगला चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है और कैसे होता है। एक तो हमारा बहिष्कोण के मेथड्स हो गया। अगर हमको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो हर एक टॉपिक, ज्योमेट्री एक ऐसी टॉपिक है, इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही आपका क्या हो जाता है, ट्रिक हो जाता है। आप ट्रिक 25 ठो याद कर लीजिए, लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे, लेकिन जल्दी सॉल्व नहीं होगा। आइए हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। हम मार्कर बदल लेते हैं। अब लाइन जो हमारा BC है, इसी लाइन BC के पैरेलल एक लाइन हम जो है पॉइंट A से पास करते हुए खींचते हैं। लाइन BC के पैरेलल एक लाइन लाइन BC जो है उसी के पैरेलल एक लाइन हम पॉइंट A से पास करते हुए क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइन हो गए, ठीक। दो पैरेलल लाइन को यदि कोई एक ट्रांसवर्स लाइन क्या करती है, कट करती है। इसके पहले अभी हमने समझा दिया था कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसफर लाइन, कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो उस पर जो बने हुए अपोजिट साइड में, इस ट्रांसफर लाइन पे दो अपोजिट साइड पे बने हुए एंगल होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि क्या होते हैं, वो एकांतर कोण। अब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर जो बना हुआ कोण वो भी क्या होगा, कोण B के बराबर। सिमिलरली इसी तरह ये भी हमारा क्या है, एक तिरछी रेखा है, एक क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसके अंदर जो बना हुआ कोण होगा कोण C। और ये एकांतर कोण के नियम से यहाँ पर भी कोण C के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब बताइए पॉइंट A पर तीन कोण हमको मिले, एक कोण A, एक कोण B, एक कोण A, एक कोण B और एक कोण C। तीन एंगल मिले, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अगर तीनों एंगल का सम हम निकाल लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, किसी एक स्ट्रेट लाइन में किसी एक सीधी रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है,
180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री किसके बराबर है? तीनों कोणों के योग के बराबर ही होगा, ए बी और सी के। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप बताइए हमको क्यों का जवाब मिला कि नहीं मिला? ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग कैसे 180 डिग्री होता है, इस मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अगर हर एक क्यों का जवाब मिलता जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता जाएगा? क्लियर होता रहेगा। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। दो मेथड होगा ट्रायंगल के टाइप्स का। एक तो इसके साइड के अकॉर्डिंग, ठीक, इसके साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दूसरा का इसके एंगल के अकॉर्डिंग इसके ट्रायंगल को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आइए पहले ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस पर हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। ठीक, ये क्वेश्चन है, अभी हम इसको सॉल्व कराएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कराएंगे। इसके पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एक चीज़ आपको हम बता दें कि किसी भी ट्रायंगल के बनाने का जो कंडीशन होता है, अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होने की उसकी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। इसके साइड ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी ट्रायंगल को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो जो ट्रायंगल का हमारा वर्टेक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो हमारे साइड्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से। तो ये हमारा साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया और ये साइड सी। ठीक, ट्रायंगल के वर्टेक्स को हम कैपिटल लेटर से और इसके जो साइड्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रायंगल है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल होगा? यदि कोई ट्रायंगल है तो उसका एक कंडीशन होता है, यदि उस कंडीशन को फॉलो करता है तो ट्रायंगल बना सकता है, यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो दिए गए पॉइंट से वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, दिए गए साइड से वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। मान लीजिए हमारे साइड से दिए गए हैं 3 2 1। क्या 3 2 1 से कोई ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? साइड्स के वैल्यू दिए गए, मतलब ये लेंथ है साइड्स का 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से क्या कोई भी ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? इसके लिए एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल के 3 साइड दिए गए, इसमें 2 साइड छोटी होंगी और एक साइड क्या होगा? बड़ी होगी, सबसे बड़ी साइड इसमें कौन सी है? 3, और 2 साइड छोटी हैं, 2 और 1। तो इन दो छोटी साइडों का सम, मान लीजिए छोटे साइडों का सम, 2 छोटे साइड हो गए, मान लीजिए इसको हम ए और बी कह दिया, तो 2 छोटे साइड जो होंगे उन दोनों साइडों का सम यदि तीसरे साइड से क्या हो जाए? बड़ी, यदि 2 छोटे साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी हो जाती है तो इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। या ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि 2 छोटे साइड का डिफरेंस, यदि दोनों छोटे साइड का डिफरेंस अगर बड़े साइड से क्या है? छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल बना सकती है। दोनों कंडीशन क्या होगा? ट्रायंगल बनने का कंडीशन, पहला कंडीशन यदि 2 छोटे साइडों का सम a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी, बड़ी वाली साइड से क्या होगी? बड़ी होगी, तो हाँ उस दिए गए वैल्यू से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और यदि दिए गए वैल्यू में छोटे साइड का डिफरेंस, जो छोटे छोटे साइड्स होते हैं उन दोनों छोटे साइड्स का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं और वह डिफरेंस जो है बड़े वाले साइड से क्या हो जाए? छोटी, तो हम कह सकते हैं कि उससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अब देखिए जो हमने वैल्यू लिया है 3 2 1, क्या ये इससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं? इसमें जो छोटे वैल्यू हैं कौन कौन से? 2 और प्लस 1, 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, बराबर है, इसलिए इस दिए गए वैल्यू से कोई भी ट्रायंगल बनाया नहीं जा सकता है। अभी हमने बताया कि ट्रायंगल बनाने का 2 कंडीशन, यदि दिए गए वैल्यू में से 2 छोटे साइडों का सम यदि तीसरी बड़ी साइड से क्या हो जाए? बड़ी, अगर साइड का सम जो है बड़ी साइड से क्या रहे? हमेशा बड़ी रहती है, तो वो ट्रायंगल बना सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन 2 छोटे साइडों का डिफरेंस यदि बड़े वाले साइड से क्या हो जाए? छोटी हो जाए, तब भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 वैल्यू दिए गए हैं। पहला है 4 5 7, दूसरा है 3 5 8 और तीसरा है हमारा 6 4 9 और चौथा है 10 12 13। इसमें से एक जो है ट्रायंगल को नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। तो बताइए वो कौन सी वैल्यू है जो ट्रायंगल को नहीं बना सकती, जो ट्रायंगल के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक, यदि हम 4 5 7 लेते हैं तो 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे 9, और 9 हमेशा बड़ा होगा 7 से, मतलब ये ट्रायंगल को बनाएगा। दूसरा हम देखते हैं
5 और 3 8 जो कि 8 के बराबर हो जाएगा, ये ट्रायंगल को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी नहीं होगी। बाकी हम ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल को फॉलो करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। 6 4 और 9, 6 4 कितना हो जाएगा 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ये भी ट्रायंगल बनाएगा। 12 और 13 अगर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 22 इज़ ग्रेटर देन 13, मतलब कि ये तीनों वैल्यू ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू होगी इससे ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि किसी भी दिए गए वैल्यू से ट्रायंगल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए दो ही कंडीशन होगा कि दो छोटे साइडों का सम यदि बड़े वाले साइड से क्या होगी बड़ी, तो उससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। यदि दो छोटे साइडों का डिफरेंस बड़ी वाले साइड से कम होगी, ठीक, तब उससे भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो है हमारा उसके साइड के अनुसार ट्रायंगल को बांटा गया। दूसरा हमारा उसके एंगल के अनुसार, उसके कोणों के अनुसार बांटा गया। साइड्स के अनुसार मान लीजिए यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तीनों की साइड क्या है अलग अलग हैं, तो ये इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है, कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है विषम होती हैं, अलग अलग होती हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, भुजा के आधार पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजाएं बराबर हो जाए। मान लीजिए दो भुजा 4 और 4 और एक भुजा हो गई हमारी 5, एक भुजा हमारा कौन सा हो गया 5, तो इसमें दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, लेकिन एक भुजा क्या हो गई अलग, एक भुजा क्या हो गई अलग, तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा हमारा क्या होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, सारी भुजाओं का माप क्या होता है बराबर होता है, तो उस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार से ट्रायंगल को बांटा गया। एक विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं विषम होती, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरी हमने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा क्या होती है अलग होती हैं इन दोनों से। फिर एक होता है हमारा इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, जिसको सभी भुजाएं क्या होती समान होती बराबर होती, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर अगला आता है हमारा एंगल के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू एंगल जो है ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू एंगल जो है ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल, जब थीटा की वैल्यू, मतलब इसके एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से क्या रहे छोटी, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या रहे छोटी, तब क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक, दूसरा हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर रहेगी, तो इस प्रकार से बने हुए त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है, जो हमारा तीसरा है वो हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो दिए गए थीटा की वैल्यू होगी, इसमें किसी एक थीटा की वैल्यू, किसी एक कोण की जो वैल्यू होगी, यदि 90 डिग्री से क्या हो जाए बड़ी, यदि एक कोण की वैल्यू अगर 90 डिग्री से क्या हो जाए वो बड़ी, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो जाती है बड़ी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो अकॉर्डिंग टू एंगल हमने 3 बताया। पहला, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री से छोटा, थीटा की वैल्यू किसी एक एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटा है, ठीक, या सभी एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हमने बताया कि यदि एक एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री से क्या हो जाए बड़ी, यदि एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो जाती है, तो उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, या इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड हमने बताया ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए हम लोग जो है इसके कुछ फॉर्मूले हैं, एक साइड ज्ञात करने का, एंगल ज्ञात करने का कुछ फॉर्मूले, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला दिया गया हमारा कि कोई भी ट्रायंगल अगर हमारा, कोई भी दिया गई वैल्यू अगर हमारी ट्रायंगल है, तो किस प्रकार का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें रिलेशन, उसके भुजाओं के बीच में दिए गए रिलेशन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का ट्रायंगल है। आइए देखते हैं। यदि मान लीजिए दिए गए साइड्स, अगर जो दिए गए साइड हमारे ए बी सी, ठीक, दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम, यहाँ देखिए हमने कुछ वैल्यू लिखा है, अभी इसको डिवाइड भी कराएंगे, क्यों ये वैल्यू आया इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू है दो छोटे साइड का, मान लीजिए ये दोनों साइड हमारे छोटे हैं ए और बी, इन दोनों छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम यदि छोटा होगा और बड़ा होगा तीसरे बड़े वाले साइड्स के स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा, इन
छोटे साइज़ के स्क्वायर का सम यदि बड़े वाले साइज़ के स्क्वायर से क्या हो जाए बड़ी, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हमने क्या लिखा है कि अगर दो छोटे साइज़ के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाता है किससे हमारा सी स्क्वायर से, तो उस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। यदि दो छोटे साइड्स का स्क्वायर, दो छोटे साइड के स्क्वायर हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वह बराबर हो जाता है हमारा किससे बड़ी वाले साइड्स के स्क्वायर से, तो हमारा क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात आती है कि ये सभी वैल्यू आए कहाँ से, इन सभी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक वैल्यू हमने आपके सामने लिखा हुआ है, वो कौन सी वैल्यू है कास सी इक्वल टू, ये हमारा कास सी। अगर कास सी की वैल्यू हम निकालेंगे इस ट्रायंगल में तो किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल हमने आपको दिया है कि 6, 5, 4, ये 6, 5, 4 साइड के एक ट्रायंगल दिया गया, 6, 5, 4 सेंटीमीटर साइड के एक ट्रायंगल दिए गए हैं। अब ये ट्रायंगल हमारा किस प्रकार का है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है, इसको हम क्या करेंगे इस दिए गए कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। जिस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा वो हमारा ट्रायंगल होगा, और जिसमें नहीं सेटिस्फाई होगा वो हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। तो पहला वाला कंडीशन क्या है, दो छोटे साइड का स्क्वायर सम कर लेते हैं, यदि वो तीसरे साइड से बड़ी हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दो छोटा साइज कौन सा है 5 और 4, दो छोटा साइड हमारा कौन कौन सा है 5 और 4 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 1, 2, 3, 1, 4, 41। ठीक, दोनों साइड का स्क्वायर हमने सम कर लिया, कितना आ गया 41। और अब देखेंगे जो बड़ी साइड है हमारे 6 के स्क्वायर से ये छोटी एक बड़ी, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 से ये क्या है हमारा बड़ी, 36 के क्या हो गई बड़ी, तो इसलिए हमारा ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि इस दिए गए तीनों कंडीशन में से जिस कंडीशन को फॉलो करेगा वो ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल कही जाती है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करती है, तो इसलिए हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो दिए गए ट्रायंगल के साइड्स हैं उसमें दो छोटे साइडों का सम का स्क्वायर का यदि हमने सम किया तो बड़े वाले साइड के स्क्वायर से हमेशा क्या आ गई बड़ी आ गई। जब बड़ी आ गई तो हमारा कौन सा होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात यह आता है कि ये रिलेशन आया कहाँ से, आइए हम लोग इसको देखते हैं ये क्यों हुआ ऐसा, इसको भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कास सी की जो वैल्यू होती है कास सी, इसको हम दूसरे पेज में देख लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है ए बी सी, इस ट्रायंगल के 3 साइड दिए गए हैं। साइड हमारा ए, ये हमारा साइड है ए, और ये हमारा साइड है बी, और ये हमारा साइड है सी। ए को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है बी से डी तक, और ये पॉइंट ए से लाइन बी सी पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। कौन सा लाइन खींचा है परपेंडिकुलर, जो लाइन बी सी से 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक, लाइन बी सी से कितने अंश का कोण बना रही 90 अंश का कोण बना रही है। तब हमको ये देखना है कि जो कास सी की वैल्यू होता है कोसाइन रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल, तो कास सी जो हम वैल्यू लेंगे, मान लीजिए वर्टेक्स सी को ले रहे हैं तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से हैं साइड बी और साइड ए। ध्यान दीजिएगा हम अगर वैल्यू सी को ले रहे हैं वर्टेक्स सी को ले रहे हैं तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा कोसाइन फार्मूला होगा ट्रायंगल के लिए, वो क्या हो जाएगा इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे ए और बी का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके अपोजिट साइड में जो हमारा साइड है कौन सा है सी, इसका स्क्वायर करके इसमें हम घटा देंगे, फिर डिवाइडेड अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग साइड से मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab। ठीक, इसी तरह सिमिलरली यदि हमको ए का वैल्यू लेना होगा, कास ए की वैल्यू फाइंड करना होगा, तब क्या करेंगे कास ए इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से सी और बी, तो यहाँ लिख लेंगे हम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका अपोजिट साइड कौन सा है ए, इसमें हम क्या करेंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2cb, इसके करस्पॉन्डिंग साइड से गुणा करके 2 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसके टोटल वैल्यू में। ये हो गया हमारा कास ए। सिमिलरली इसी तरह से हम कास बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है सी और ए है। अब ये सब वैल्यू आए कहाँ से, आइए हम इसको डिराइव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। हमने बताया कि एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है ए बी सी। ठीक, इसके जो साइड्स हैं हमारे ए है बी है और सी है। साइड्स ए को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक हमारा पार्ट है एक्स और दूसरा हमारा पार्ट है ए माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, और जो लाइन हमने खींचा हुआ है ए डी वो एक परपेंडिकुलर लाइन है,
ए डी हमारा कौन सा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दो, और दोनों में हमने क्या लगा दिया हुआ है, पाइथागोरियन प्रमेय। तो यस जो होगा हमारा लंब है, और यक्स की जो वैल्यू है हमारी क्या है, आधार है, और सी हमारा क्या है, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल हमारा दो बनेगा। एक ट्रायंगल होगा ए बी डी। तो पहले ट्रायंगल के लिए जो वैल्यू हमको निकल का ये एच की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो एच की वैल्यू कितना मिल गया, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर इसके लिए कर्ण की काम कर रहा है, तो कर्ण स्क्वायर में से यदि हम आधार स्क्वायर को घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से ट्रायंगल ए डी सी में हमने लगाया तो क्या मिल के आया, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसमें कर्ण हमारा क्या है, बी स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, बी स्क्वायर। कर्ण हमारा बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर में से कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर के यदि हम घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे। इस यहाँ से एच की वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक, तो पहले वाले में एच की वैल्यू कितना दिया गया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम रखेंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा बी स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस एक्स का हम पूरा वैल्यू हम खोल देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू ए एक्स होता है तो उसको हमने प्लस कर दिया, प्लस टू ए एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स इक्वल टू कास एक्स की वैल्यू कितना होगा, कास सी, कास बी, यहाँ से देखिए। ठीक, कास बी बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार की वैल्यू इसमें क्या दिया गया है, एच, और कर्ण की वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स। तो एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक, सॉरी, इसमें आधार हमारा एक्स है, आधार हमारा क्या है, एक्स, और कर्ण हमारा क्या है, सी। आधार हमारा क्या है, एक्स, और कर्ण हमारा क्या है, सी। और एक्स की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी कास बी। एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गया, सी कास बी, और यही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। हमको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स इक्वल टू सी कास बी। अब यही वैल्यू हम रखेंगे। पहले तो ये एक्स से कैंसिल, फिर यहाँ बचा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स दिया है, टू, ध्यान दीजिएगा, टू ए एक्स की वैल्यू हमने निकाला है सी कास बी। यहाँ रखेंगे हम सी कास बी, यहाँ बी नीचे लिख देते हैं, सी कास बी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस बी है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा हमारा, माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू बचेगा हमारा इधर टू ए सी कास बी, टू ए सी कास बी हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, अगर हमको कास बी की वैल्यू निकालना होगा तो इस सारी क्वांटिटी को हम इसके बटन में भेज देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कास बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, कास बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान टू ए सी। ध्यान दीजिएगा, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने ऊपर लिखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान क्या है हमारा, अपान टू ए सी, अपान क्या हो गया, टू ए सी। ये हमारा कास बी की वैल्यू है जो अभी हमने इसके पहले बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा दिया गया रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा। कास बी की वैल्यू हमारा क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान टू ए सी। अब ध्यान दीजिएगा, कास बी की वैल्यू, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं, पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक, और ये हमारा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि कास बी की वैल्यू +2 होगी तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इधर क्या होंगे, 0 से बड़े, और इस तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइड में 0 से छोटे। यदि कास बी की वैल्यू क्या होती है, +2 आती है, कास बी की वैल्यू +2 में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारा, 0 से बड़ी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी क्वांटिटी 0 से क्या हो जाएंगी, बड़ी। तो हमको जो वैल्यू निकल के आएगी
ध्यान दीजिएगा, हम कास बी के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, वहाँ पे जो है जो ए बी सी वैल्यू लिया गया है किसी भी एंगल के लिए ले सकते हैं। यदि कास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 से छोटी, जिसका मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +2, और जब उसकी वैल्यू +2 आ जाएगी तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो जो वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी a² + c², a² + c², अगर ये 0 से बड़ा होगा, और -b, ये टोटल इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और जब -b को हम उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रेटर देन के उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा हमारा इज़ ग्रेटर देन b²। ध्यान से देखिएगा, a² + c², जिसमें से दोनों छोटी साइड है, a और c दोनों क्या है छोटी साइड है, तो वैल्यू हमको निकल के आ गई a² + c² इज़ ग्रेटर देन b²। समझ में आ गया कि दो छोटी साइडों का स्क्वायर का जो सम होगा, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगी, अगर बड़ी होती है, बड़ी वाली स्क्वायर के साइड के स्क्वायर से अगर बड़ी होती है तो हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसका मतलब यदि दिए गए एंगल की वैल्यू +2 आती है, यदि दिए गए एंगल की वैल्यू क्या आती है +2 आएगी, कास बी की वैल्यू, कास ए की वैल्यू, कास सी की वैल्यू, यदि इन सभी वैल्यू क्या आते हैं हमारे +2 आएंगे तो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा न्यून कोण त्रिभुज। सिमिलरली इसी तरह से हम और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि कास बी की वैल्यू हमारा क्या है 0, दैट इज़ 90 डिग्री, यदि 90 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, और जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, तो 2ac जो नीचे वाली वैल्यू है टोटल 0, और ये बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी किसके a² + b² सॉरी c² a² + c² - b² के, और जब b² इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a² + c² = b²। और इस तरह से हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि यदि कास बी की वैल्यू क्या आ जाती है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हम ले लेंगे तो ये जो हमारा कास बी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 0 के क्या आ जाएगी बराबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0। ठीक, कास बी की वैल्यू अगर 90 हो जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगी 0 के, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 के बराबर। तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी क्या निकल के आएगा a² + c² = b², जिसमें b इसमें हाइपोटेनस कवर कर रहा है। ठीक, तो इसमें दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाले साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से कास बी की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे, जब नेगेटिव ले लेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से छोटी, तो हम यह क्या हो जाएगा, यही जो 0 के बराबर था तो ये हो जाएगा 0 से छोटी, और छोटी हो जाएगा तो a² + c² और -b², जब b² को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा b², क्या हो जाएगा b² इज़ ग्रेटर देन a² + c²। अब ये हमारा कौन सा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन, जिसको हम लोग ने क्या बोला था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि बड़े दो छोटे साइडों के स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा छोटी होगी बड़े वाले साइड के स्क्वायर से। ठीक, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो अभी हमने तीनों रिलेशन बताया, तीनों जो संबंध बताया वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आइए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, ये दिया गया है हमारा एक स्टार है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई के नाम दिए गए हैं। एंगल ए का नाम क्या है 1, बी का 2, 3, 4, 5, इन सभी का सम हमको फाइंड करना, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 और +5, इसकी टोटल वैल्यू कितना आएगा उसको हमको क्या करना है फाइंड करना है। इसकी टोटल वैल्यू, टोटल एंगल के सम का वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस दिए गए ट्रायंगल में, जो हमको ट्रायंगल दिया गया, इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल से ही हम इसके टोटल वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, केवल दो ट्रायंगल से। ध्यान से देखिएगा, मार्कर बदल लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। इसमें पहला जो ट्रायंगल होगा हमारा बी, और इसको हमने यहाँ एक नाम दे देते हैं ई के बाद यहाँ पे एफ, और ये हमारा पॉइंट जो होगा इसको हमने जी दे दें। तो एक दो ट्रायंगल बनेगा, एक हमारा बनेगा बी एफ ई बी, दो ट्रायंगल, पहला एक हो बी एफ ई, और दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा, इसको मार्कर बदल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारा ए सी जी ए, दूसरा ट्रायंगल हमारा ए सी जी ए। तो पहले ट्रायंगल से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल से जो वैल्यू हमारा बी एफ ई की बात कर रहे हैं हम, बी एफ ई, अगर हम लाइन बी एफ को डी तक ले जाते हैं, डी तक बढ़ा करके ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक बहिष्ठ कोण बनेगा, एक बाह्य कोण बनेगा,
बहिष्कोण जो हमारा किस पॉइंट पे बनेगा, पॉइंट एफ पर कोण एफ पर बहिष्कोण बनेगा। और कोण एफ पर जब बहिष्कोण बनेगा तो इस ट्रायंगल हमारे बी एफ आई में बचे हुए जो दो कोण होंगे हमारा कौन कौन सा होगा, कोण बी और कोण ई। कोण बी की वैल्यू कितना है 2 और कोण ई की वैल्यू कितना है 5, तो इसके सम के बराबर हो जाएगा, 2 और 5 के बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरह से ट्रायंगल 2 में जो दूसरा वाला ट्रायंगल होगा उसमें हम वैल्यू को निकालते हैं, तो क्या होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर हम लाइन ए जी को कहाँ तक ले जाते हैं, डी तक बढ़ाते हैं, तो कोण जी पर जो होगा, कोण जी पर, इस जी पर एक बहिष्कोण बनेगा जो इस ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में हमारे ए सी जी में, जो हमारा ए सी जी होगा इस पर एक बहिष्कोण बनेगा और वो बहिष्कोण एंगल बी और एंगल ए के बराबर होगा। तो एंगल बी की वैल्यू एंगल सी और एंगल ए के बराबर होगा, तो एंगल सी की वैल्यू कितना दिया गया है 3 और एंगल ए की वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो 2 और 1 के 3 और 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अब ध्यान दीजिएगा हमको तीनों पाँचों का फाइंड करना है, तो दो एंगल का सम तो हमको पता चल गया। लेकिन अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम देखते हैं, थोड़ा मार्कर बदल लें। छोटा वाला जो ट्रायंगल है हमारा सबसे नीचे वो है ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल एफ जी डी। ट्रायंगल एफ जी के तीनों एंगल का यदि हम सम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एंगल एफ, हो जाएगा एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है, अभी हम इसके पहले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमने प्रूफ करा दिया कि कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों अंतःकोणों का योग कितना मिल गया हमको 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एफ की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना है 2 और 5, 2 और 5 के सम के बराबर ही होगा। जी की वैल्यू हमने निकाला है 3 और 1 एंगल, ये सभी एंगल के नाम हमने रखे हुए हैं। और डी की वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है 4, तो 4 हो गया। अब बताइए पाँचों एंगल का सम कितना निकल के आ गया हमारा 180 डिग्री। कितना निकल के आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 सभी एंगल का जो सम आया कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द सम, ये SUM होगा, फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ द गिवन फिगर। इसमें जो पाँचों एंगल दिए गए हैं पाँचों एंगल का सम हमको फाइंड करना था। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके पहले हमने जो बहिष्कोण बताया था, जो बाह्य कोण बताया था, उसी बहिष्कोण के हेल्प से हमने इस पूरे एंगल को फाइंड किया है। सिमिलरली इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हम आपको बता दें कि लाइन जो हमारा BF है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से लाइन हमारा जो B है ये भी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों लाइन जो है हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं। और दूसरी चीज़ एंगल हमारा AB AF और सॉरी लाइन हमारा AB AF और B, AB ठीक, ये हमारा जो लाइन है AB AF और B, ये तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर हैं ठीक। और एक चीज़ दिया गया है, एंगल A का वैल्यू दिया गया है B, एंगल B का वैल्यू दिया गया है A, यहाँ पर A है, एंगल B का जो वैल्यू दिया गया है A, तो हमको एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है। इतनी सारी चीज़ें गिवन है। क्या क्या दिया गया है, AB का लेंथ AF और B के बराबर है। दूसरी चीज़ एंगल B की वैल्यू A दिया गया है और एंगल A की वैल्यू B दिया गया है। तो हमको एंगल C की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये आपके लिए है, आप कमेंट करके इसका आंसर हमको बताइएगा ठीक। कमेंट करके इसका आंसर हमको बताइएगा। आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा एंगल C का, वो आएगा हमारा 108 डिग्री। इसका पूरा प्रोसेस आप लोग सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो अगले वाले ज्योमेट्री ट्रायंगल के क्वेश्चन वाले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।